हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। अब आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम 2 टाइप्स के रोटर्स यूज़ करते थे। फर्स्ट है हमारा स्क्वायरल केज रोटर, दूसरा था स्लिप रिंग रोटर या फिर वुंड रोटर। तो जो स्लिप रिंग रोटर है उसके बहुत से एडवांटेज थे, जैसे हम उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, उसका स्टार्टिंग करंट कम होता है। बिसाइड दिस अगर हम स्क्वायरल केज रोटर की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है, उसका स्टार्टिंग करंट हाई होता है और स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। सो इन cage induction motor, high starting torque can be obtained by the use of deep bar और double cage rotors। तो हम अपने इस स्क्वायरल केज रोटर को फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर लेते हैं। एक है हमारा डीप बार, दूसरा है हमारा डबल केज रोटर्स। तो आते हैं हम डीप बार पे। ये आपका डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसमें डीप एंड नैरो रोटर बार्स ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया है, जिसमें आपकी 2 लेयर्स हैं। एक है आपकी टॉप लेयर, एक है आपकी बॉटम लेयर, जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है। और जो डॉटेड लाइंस हैं वो हैं आपकी मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। अब इसी मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स के साइड में हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है स्टार्टिंग टाइम पर और जब रोटर आपका नॉर्मल स्पीड पे रन कर रहा हो। तो फिगर ए में कंस्ट्रक्शन हो गया। फिगर बी जो है वो अदर कंस्ट्रक्शन शो कर रहा है डीप बार के, कि हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डीप बार रोटर्स। कम टू द थ्योरी पॉइंट। अब थ्योरी पॉइंट में क्या है कि द रोटर कंसिस्ट ऑफ डीप बार्स शॉर्ट सर्किटेड बाई 2 एंड रिंग्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप बार रोटर शोन अबव इन फिगर ए एंड बी। द मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स लाइन्स आर शोन बाई डॉटेड लाइन्स। तो ये तो कहानी होगी इसके कंस्ट्रक्शन की। अब कुछ चीज़ें और आगे बढ़ाते हैं। हम कहते हैं लेट द बार कंसिस्ट ऑफ मैनी नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेप्थ। आफ्टर दैट द लीकेज इंडक्टेंस ऑफ द बॉटम स्ट्रिप इज ग्रेटर देन द टॉप स्ट्रिप बिकॉज मोर फ्लक्स लिंक्स विद बॉटम स्ट्रिप टू कंपेयर टू टॉप स्ट्रिप। तो अगर हम बॉटम स्ट्रिप और टॉप स्ट्रिप को देखें, ठीक, तो देखिए आपका जो लीकेज फ्लक्स है वो बॉटम साइड ज़्यादा है और टॉप साइड कम है। मतलब अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो बॉटम साइड का रिएक्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू टॉप लेयर। नाउ ड्यूरिंग स्टार्टिंग, जब एट स्टार्टिंग की बात करेंगे तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ आर जो है वो एफ के इक्वल होगी और उस केस में जो स्लिप की वैल्यू होगी 1। तो हम क्या कहेंगे, हैंस लीकेज रिएक्टेंस ऑफ बॉटम स्ट्रिप इज लार्जेस्ट एंड करंट इन इट्स लीस्ट। द टॉप स्ट्रिप हैज़ लो लीकेज रिएक्टेंस एंड करंट इन इट लार्ज। मतलब कि जब हम स्टार्टिंग की बात करेंगे तो जो हमारा बॉटम लेयर है, बॉटम स्ट्रिप है, उसमें लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, करंट की वैल्यू कम है। और जो हमारी टॉप स्ट्रिप या टॉप लेयर है उसमें लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम है, मतलब करंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं दस द करंट इन लो रिएक्टेंस टॉप स्ट्रिप विल बी ग्रेटर दैन that in high reactance lower strip and the current will be forced towards the bottom to the bottom of the slot and phase of current is upper strip will lead that of the current in lower one। मतलब करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो टॉप से बॉटम की तरफ होगा और इसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, जैसा कि इस आपके इस कर्व में शो हो रहा है। फिगर शोज अ कर्व इंडिकेटिंग AC इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू DC रेजिस्टेंस विथ चेंज इन फ्रीक्वेंसी फॉर अ कॉपर वार ऑफ 2.5 सेंटीमीटर डीप। नाउ अब बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट
the effective rotor resistance increases and the leakage reactance decreases. With a high rotor resistance at starting condition, the starting torque is relatively higher and the starting current is relatively lower. पैराग्राफ का मतलब ये निकलता है कि जो हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है, जिसके कारण हमारा रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है। अब चूँकि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज़ कर जाएगा विथ लो स्टार्टिंग करंट। ये तो स्टार्टिंग टाइम की बात होगी। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन हो तब चीज़ें कैसे होंगी? अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द स्लिप एंड FR रोटर फ्रीक्वेंसी आर वेरी स्मॉल, द reactances of all the layers of the bars are small compared to the resistance. The impedance of all the layers of bars are nearly equal, so current flows through all parts of the bars equally. The resulting large cross-sectional area makes the rotor resistance quite small, resulting in a good efficiency at low slip. Hence, its torque slip characteristics as shown in figure. एक एक्सेस पे टॉर्क, एक एक्सेस पे स्लिप। आपने तीन चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपने एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की। पहला, जब आपका रोटर का रेजिस्टेंस हाई है, दूसरा जब रोटर का रेजिस्टेंस लो है, और तीसरा जब आपने डीप बार रोटर यूज़ किया है। तो जब आपके क्वेश्चन आए तो आप उसका क्या बनाएंगे? कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, उसके कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। देन वर्किंग में आपकी स्टार्टिंग पे क्या कंडीशन रही, नॉर्मल पे क्या कही, और लास्ट में उसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम डबल केज रोटर कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमको? हमने डबल केज का यूज़ किया है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड आउटर केज, जो अब ऊपर दिख रहा है आपको, और नीचे वाले को कह रहे हैं हम इनर केज या फिर लोअर केज। आउटर केज ऑल्सो कॉल्ड अपर केज। आफ्टर दैट हमने फ्लक्स का डायरेक्शन दिखा रखा है, वही लीकेज फ्लक्स। आपके जो इनर केज में उसमें लीकेज फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा है, अपर केज में लीकेज फ्लक्स की वैल्यू नेग्लिजिबल है, और एक है आपका म्यूचुअल फ्लक्स जो इनर और आपका अपर केज को लिंक कर रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन है, दिस इज द अनदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग इम्प्रूव स्टार्टिंग परफॉर्मेंस without affecting the running performance. Beside this, it is more expensive but gives better performance than deep bar rotor construction. Now, in this double cage rotor, there are two types of bars as shown in figure. Each layer is short circuited by the end rings. The outer cage bars have a smaller cross section area than the inner bars and are made up of high resistivity material like bars, aluminium, bronze, etc. ये तो बात होगी कंस्ट्रक्शन की। That's why the inner cage bars have made up of low resistance copper bars. मतलब कि resistance of outer cage is greater than the resistance of inner cage. जो outer cage का resistance है वो greater than inner cage के resistance है, जैसा कि हमने किस में पढ़ा था? डीप बार में। सिमिलरली इन डीप बार में भी कहता है आउटर केज में हैव लेस लीकेज फ्लक्स लिंकेज, इनर केज में कहता है हैव हाई लीकेज फ्लक्स लिंकेज। इसके कारण आउटर केज का क्या हो गया? लोअर रिएक्टेंस हो गया, हाई रेजिस्टेंस हो गया। इनर केज में क्या हुआ? हाई रिएक्टेंस हो गया, लो रेजिस्टेंस हो गया। तो सिमिलरली हम इसको भी उसी तरह ट्रीट करेंगे। हम पहले कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करेंगे, हम इनर केज और अपर केज या फिर आउटर केज और लोअर केज को समझाएंगे, कौन सा मटेरियल लिया, आफ्टर दैट किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। देन डीप बार से इसे एक बार कंपेयर कर लेंगे, बता देंगे भाई एक्सपेंसिव है उसके कंपेयर में, बट इट गिव्स बेटर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस देन डीप बार। आफ्टर दैट हम आएंगे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्लिप इक्वल टू 1, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द इनर केज वाइंडिंग
is much large than that of outer cage winding. Therefore, most of the starting current is flowing in the outer cage winding, which offers low impedance to the flow of current. The high resistance outer cage winding develops high starting torque. Now, अब आते हैं आपकी नॉर्मल कंडीशन पे. एट नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ बोथ द वाइंडिंग्स become negligibly small. The rotor current division between the two cages is governed mainly by their resistances. Since the resistances of the outer cage is almost 5 to 6 times that of inner cage, most of the rotor current flows through the inner cage. Hence, under normal operating speed, torque is developed mainly by the low resistance inner cage. अब इसी से रिलेटेड हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली. एक एक्सिस पे आपका टॉर्क ड्यू टू इनर केज दिखाया, एक आपको दिखाया टॉर्क ड्यू टू आउटर केज, और इन दोनों का रिजल्टेंट टॉर्क. तो यहाँ पर आके ये हमारा डबल केज रोटर कंप्लीट होता है जब आप इसकी स्पीड टॉर्क या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेते हो. अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो हम कंपेयर कर ले दोनों को, या सिंपली कंपेयर सिंगल केज एंड डबल केज मोटर्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है. तो यहाँ पर हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है. और एंड में हम एक बार फिर से देख लेते हैं. हमने पढ़ा आज स्पेशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर्स, जिसमें हमने एडवांटेज ऑफ स्लिप रिंग रोटर बताए, डिसएडवांटेज ऑफ स्क्वायरल केज रोटर बताए. अब उन्हीं डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने 2 स्पेशल टाइप ऑफ रोटर यूज़ किए. पहला डीप बार, देन उसका कंस्ट्रक्शन समझा ए और बी में, देन उसको कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर लिया. एक्सप्लेन करने के बाद नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बताया या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. देन इसी को आपने एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, देन हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली. फिर हम लोग आ गए डबल केज कंस्ट्रक्शन पे. इसका कंस्ट्रक्शन समझा, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा. देन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग पे क्या मतलब किस तरीके से इसने स्टार्टिंग टॉर्क को हाई किया वो समझा, और नॉर्मलिंग ऑपरेटिंग स्पीड पे इसने कैसे वर्क किया, और लास्ट कि हमने इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली. तो ये था आज का लेक्चर. अब यहाँ पर आके यूनिट 4 कंप्लीट होती है. अब हमारे जो भी लास्ट वीडियोस बनेंगे वो बनेंगे हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर. थैंक यू.